रात हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद इंपीरियल गार्ड के शूरवीर गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और जो कुछ हुआ था उसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में फैल गईं। गुफा का प्रवेश द्वार शूरवीरों से भरा हुआ था और जमीन पर ग्नोल लाशों का पहाड़ था। यह देखकर शूरवीरों को झटका लगा कि किसी ने इतने सारे ग्नोल को मार डाला है। हुड पहने हुए विकिर ने उन्हें चुपचाप शांत निगाहों से देखना शुरू कर दिया। ग्नोल गांव को वश में करने का अभियान इंपीरियल गार्ड के आगमन के साथ समाप्त हुआ। जब वे पहुंचे तो मिस योरुबोरोस बहुत सारा धन छोड़कर गायब हो गई थी। गाड़ियों की मदद से शूरवीरों ने सोने के सिक्कों से बैग भरना शुरू कर दिया ताकि उन्हें गुफा से बाहर ले जा सकें। आधी रात को उन्होंने सभी सिक्कों को अपनी गाड़ियों में लाद लिया और जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह इंपीरियल गार्ड ने सारी लूट जब्त कर ली। दिन का समय हो चुका था और मिनीपिन के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद विकिर, जिसके हाथ में सोने के सिक्कों से भरे 2 बैग थे, प्रकट हुआ और प्रसन्नता से उसने बताया कि यह वह धन है जो उसने लूट का माल बेचने और ग्नोल को नष्ट करने के अभियान के लिए पर्याप्त इनाम प्राप्त करने के बाद प्राप्त किया था। पट्टियों से भरे शरीर के साथ बिस्तर पर लेटे मिनीपिन की आंखें शांति से चमकने लगीं और वह चुपचाप सोचने लगा। विकिर ने मिनीपिन की ओर देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बताया कि आग और धुएं की गर्मी ने चमड़े को खराब कर दिया था, लेकिन उसने हड्डियां, दांत और पंजे बड़ी रकम में बेच दिए थे। यह सुनकर मिनीपिन अपने विचारों से बाहर आया और उसका ध्यान विकिर पर केंद्रित हो गया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विकिर कुर्सी पर बैठ गया और चिंतित भाव से अपने घावों के बारे में पूछा। मिनीपिन ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा, हमारे लड़के की ओर मुड़ा और एक ईमानदार नजर से बताया कि हर जोड़ में दर्द है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि एक बार ठीक हो जाने के बाद उसे सामान्य जीवन जीने में कोई समस्या नहीं होगी। यह सुनकर विकिर को एहसास हुआ कि मिनीपिन ग्रेजुएट की रैंक तक क्यों पहुंच गया था। विकिर ने मिनीपिन को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया, जो उसकी गोद में गिर गया। यह एक उपहार था। मिनीपिन ने थैला खोला और देखा कि यह चमकदार सोने के सिक्कों से भरा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। विकिर ने अभियान के दौरान मिनीपिन की मदद और चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए भुगतान के रूप में एक अच्छी रकम शामिल की थी, क्योंकि वह जानता था कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह कुछ समय तक काम करने में सक्षम नहीं होने वाला था। मिनीपिन जमीन पर देखने लगा, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब खिड़की से कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी, तो उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा कि क्या अब विकिर अकादमी वापस जा रहा है। शांत भाव से विकिर ने सिर हिलाया। मिनीपिन ने विकिर की आंखों में देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। वह खुश था कि वह बस एक पल के लिए ही सही बास्करविले के नायक के बगल में था। विकिर का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें जिज्ञासा और भ्रम से चमकने लगीं। हमारे लड़के को याद आया कि मिनीपिन राक्षस पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कुछ जानता था और यह सुनकर मिनीपिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और गर्व भरी मुस्कान के साथ बताया कि अपनी युवावस्था में उसने पूरे महाद्वीप की यात्रा की थी, इसलिए वह राक्षसों की आदतों, उनके घोंसलों के स्थान, साथ ही उपप्रजातियों, प्रकारों, उपप्रकारों और श्रेष्ठ प्रजातियों को पूरी तरह से पहचान सकता था। खोई हुई निगाहों से विकिर कुर्सी से उठा, मिनीपिन की ओर पीठ की और चलने लगा। यह देखते ही मिनीपिन का ध्यान हमारे लड़के पर गया और उसकी आंखें भर आईं। जब विकिर ने उसे यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा, तो मिनीपिन की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं।
विकिर ने अपना सिर घुमाया और खुशी भरी निगाहों से यह स्पष्ट कर दिया कि उसे फिर से उसकी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। मिनीपिन चुपचाप विकिर को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसी समय अकादमी में प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। उनकी मेज पर कागजों का पहाड़ भरा हुआ था। वे थोड़े गुस्से में थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अकादमी का सारा काम खुद ही करना होगा। जब वे विचलित थे तो किसी ने उनके कार्यालय का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। वेंसी मॉर्ग अपनी तंद्रा से बाहर आए, अपना सिर उठाया और उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। यह डॉलर्स थे, जिनके हाथ में कई याचिकाएं थीं। भ्रमित नजर से वेंसी मॉर्ग ने पूछा कि वह क्यों आई है। डॉलर्स की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसने बताया कि वह उन सहपाठियों के बारे में बात करने आई थी जिन्हें छात्रवृत्ति में मदद की जरूरत थी। वह वेंसी मॉर्ग की डेस्क के पास गई और उसे याचिकाएं दिखाने लगी। एक जिज्ञासु नजर से प्रोफेसर ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और डॉलर्स ने समझाया कि ये उन छात्रों की याचिकाएं थीं जो पारिवारिक समस्याओं के कारण अगले सेमेस्टर को जारी नहीं रख पाएंगे। याचिकाओं में उन लोगों का डेटा शामिल था जो अच्छे ग्रेड बनाए नहीं रख सकते थे क्योंकि वे अंशकालिक काम करते थे, और उन लोगों का जो काम करने से बचते थे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। वह शिक्षक को गंभीर दृष्टि से देखने लगी और यह स्पष्ट कर दिया कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। उसने यह भी उल्लेख किया कि ऐसे छात्रों की एक बड़ी संख्या थी जो अमीर परिवारों से होने के बावजूद अपने दस्तावेजों में जालसाजी करके ऐसा दिखाते थे कि वे गरीब परिवारों से हैं और इस तरह धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति प्राप्त करते थे। उन छात्रवृत्तियों को वापस लेना और उन्हें उन छात्रों में पुनः वितरित करना आवश्यक था जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता थी। वेंसी मॉर्ग्यू उसे घूरने लगा और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। धीरे धीरे उसका धैर्य खत्म होता जा रहा था। वह अपनी उंगली से डॉलर्स की ओर इशारा कर रहा था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि छात्रवृत्ति स्कूल के नियमों के अनुसार दी गई थी। छात्र परिषद की अध्यक्ष के रूप में उसे ही उन नियमों का सम्मान करना था और उन्हें लागू करना था। गुस्से से भरी निगाह से उसने अपना हाथ मेज पर रखा और प्रोफेसर से उन वंचित छात्रों की फिर से समीक्षा करने को कहा जिन्हें नियम अनदेखा कर रहे हैं। वेंसी मॉर्ग को यह देखकर गुस्सा आया कि वह कह रही थी कि उसे काम 2 बार करना होगा। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। डॉलर्स ने स्पष्ट किया कि छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में छात्रों की कठिनाइयों के लिए आवाज उठाना उनका दायित्व था। क्रोधित भाव के साथ वेंसी मॉर्ग ने सवाल किया कि उसे 2 बार काम करने के बोझ की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह जानते हुए कि वह कोई ऐसी नहीं थी जो उसका वेतन दोगुना कर देगी। धीरे धीरे डॉलर्स का धैर्य भी खत्म होने लगा। यह देखकर उसकी आंखें तिरस्कार से चमकने लगीं कि वेंसी मॉर्ग परेशान थी क्योंकि उसे काम 2 बार करना पड़ा। उसने अपने हाथ मेज पर रख दिए। वह वेंसी मॉर्ग को ध्यान से देखने लगी और यह स्पष्ट कर दिया कि यह छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला मामला था। कमरे में तनाव बढ़ने लगा और तभी हमारे लड़के ने कार्यालय का दरवाजा खोला। वेंसी मॉर्ग और डॉलर्स का ध्यान विक्कीर पर केंद्रित था और उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि वह वहां क्या कर रहा था। हमारा लड़का, जो सोने के सिक्कों से भरा एक थैला पकड़े हुए था, शांत भाव से देखने लगा। यह देखकर कि वह बिना दरवाजा खटखटाए ही प्रोफेसर के दफ्तर में घुस गया था, वेंसी मॉर्ग ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसके माता पिता ने उसे घर पर शिष्टाचार नहीं सिखाया है। यह सुनकर विक्कीर को अपने पिता और उनके द्वारा सिखाए गए शिष्टाचार याद आने लगे और एक मुस्कान के साथ ह्यूगो ने कहा कि परिवार का आदर्श वाक्य मजबूत का सम्मान करना है। विक्कीर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा।
जिससे डॉलर्स को कुछ उलझन महसूस हुई। वेंसी मॉर्ग ने अपना चेहरा छूना शुरू किया, अपनी आंखें बंद कीं और पूछा कि विक्कीर क्यों आया है, यह नहीं जानते हुए कि क्या वह भी छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत करने आया है। भ्रमित नजर से विक्कीर अपनी मेज की ओर चलने लगा। डॉलर्स का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक उत्सुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। विक्कीर ने सिक्कों का थैला वेंसी मोरग्यू की मेज के ऊपर रख दिया। प्रोफेसर का ध्यान थैले पर था और उसका मन जिज्ञासा से भर गया। हमारे लड़के ने थैला खोला, जिसमें चमकदार सोने के सिक्के थे। गंभीर नजर से उसने प्रोफेसर को देखना शुरू किया और बताया कि वह अपनी ट्यूशन फीस भरने आया था। चमकदार सोने के सिक्के देखकर वेंसी मोरग्यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। संदिग्ध नजर से उसने पूछा कि विक्कीर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। हमारे लड़के ने अपना चश्मा ठीक किया और बताया कि उसने ग्नोस के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया था। संयोग से आराम करते समय उसने जो आग जलाई थी वह ग्नोस की गुफा पर गिर गई और झुंड पूरी तरह से नष्ट हो गया। वेंसी मोरग्यू ने अपने हाथ मेज के ऊपर रखे और खड़ा होने लगा। उसके अनुसार इसका कोई मतलब नहीं था। शांत दृष्टि से विक्कीर ने कहा कि वेंसी मॉर्ग मिनी पिन से पूछ सकता है, जो उसके साथ गाइड था, और यह भी पूछा कि क्या इस राशि से वह अगले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस भर पाएगा। वेंसी मॉर्ग ने सोने के सिक्कों को ध्यान से देखना शुरू किया और उसकी आंखें जिज्ञासा से फैल गईं। उसने कई सोने के सिक्के उठाए और उन्हें टेबल के ऊपर रख दिया, यह उल्लेख करते हुए कि यह पर्याप्त से अधिक है। विक्कीर एक ही भुगतान में एक बार में सभी 4 वर्षों के लिए पूरी ट्यूशन फीस दे सकता है। विक्कीर ने जमीन पर देखना शुरू किया और कहा कि बाकी पैसे भी ट्यूशन फीस के लिए हैं। डॉलर का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित था और वह पसीने से तरबतर हो गई। गंभीर दृष्टि से वेंसी मॉर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया कि बची हुई राशि केवल ट्यूशन फीस के लिए बहुत अधिक थी। उसे नहीं पता था कि हमारा लड़का बिल्डिंग खरीदने के बारे में सोच रहा था या नहीं। उसके अनुसार विक्कीर एक प्रोफेसर बनने का लक्ष्य बना रहा था, न कि छात्र पद के लिए। शांत भाव से विक्कीर ने वेंसी मॉर्ग से कहा कि बाकी पैसे उन छात्रों के लिए इस्तेमाल किए जाएं जो अपनी ट्यूशन फीस नहीं भर पाए हैं। यह सुनकर डॉलर्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसे यकीन नहीं हुआ। भ्रमित निगाहों से वेंसी मॉर्ग ने सवाल किया कि क्या विक्कीर वाकई छात्रवृत्ति के लिए यह सारा पैसा दान करने का इरादा रखता है। विक्कीर ने सिर हिलाया। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन एक शर्त के तहत ऐसा कहा। इस पैसे को प्राप्त करने की शर्त यह थी कि छात्रों को अनाथालय में एक निश्चित संख्या में स्वयंसेवक घंटे पूरे करने होंगे। शांत भाव से वेंसी मॉर्ग ने अपनी उंगली से विक्कीर की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह छात्रवृत्ति को कोई नाम देना चाहता है, और इसे विक्कीर छात्रवृत्ति कहने का सुझाव दिया। हमारा लड़का गुमनाम रहना चाहता था, इसलिए उसने छात्रवृत्ति को पेरी छात्रवृत्ति कहने का फैसला किया। यह सुनकर डॉलर्स की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई। दृढ़ निश्चय से चमकती आंखों के साथ विक्कीर ने वेंसी मॉर्ग से छात्रवृत्ति को पेरी छात्रवृत्ति कहने के लिए कहा। बहुत देर हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था और अकादमी में कहीं छात्र परिषद कक्ष था। इस कमरे में अध्यक्ष डॉलर्स और अन्य लोग थे। छात्रों ने सुना था कि इस बार एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति प्रायोजक सामने आया है। उनके अनुसार यह अविश्वसनीय था क्योंकि अब कोई अनाथालय में स्वयंसेवक कार्य करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहा जाता था कि कुलीन और शक्तिशाली परिवारों को छात्रवृत्ति से बाहर रखा जाता था। डॉलर ने अपने हाथ जोड़े और चुपचाप सोचने लगी।
कोई नहीं जानता था कि वह गुमनाम दाता कौन था जिसने अकादमी में वंचित छात्रों की जान बचाई थी। जिज्ञासा से भरी आंखों से वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि विक्कीर की असली पहचान क्या थी। वह विक्कीर और अन्य लोगों की कल्पना करने लगी। हमारे लड़के ने लिखित मध्यावधि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और व्यावहारिक भाग में भी शीर्ष स्थान पर था। वह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ छात्र था, दोष रहित और अपने सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध रखता था। उसे याद आने लगा कि जब विक्कीर वेंसी मुर्दाघर के कार्यालय में था तो उसे पता था कि चश्मे के पीछे छिपी आंखें ठंडी लग रही थीं, लेकिन वह यह नहीं जान सकती थी कि विक्कीर के अंदर क्या था। उसके दिमाग में पेरी के साथ बैठे विक्कीर की छवि उभरी। पेरी एक लड़की थी जो दंतालियन के खिलाफ लड़ाई में बलिदान हो गई थी और विक्कीर उसे अभी भी याद करता था। वह खड़ी हो गई और चलने लगी। उसके लिए यह स्पष्ट था कि विक्कीर के ठंडे बाहरी रूप के पीछे एक गर्म दिल छिपा हुआ था। उसकी आंखें प्यार से चमकने लगीं और वह खुद को शर्माने से नहीं रोक पाई। वह विक्कीर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और चुप रही। वह विक्कीर को देखना और उससे बात करना चाहती थी। घबराहट भरी आंखों से वह अपना हाथ दरवाजे के करीब लाने लगी। यह भावना जिम्मेदारी और कर्ज की थी, जैसे किसी ने डेंटालियन के खिलाफ लड़ाई के दौरान नाइटब्लड हाउंड के साथ पेरी का अंत देखा हो। तभी पिग्गी, जो अपनी गर्दन खुजला रहा था, ने दरवाजा खोला और डोलोरेस को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गईं। डोलोरेस और पिग्गी चुप रहीं। उलझन भरी निगाहों से उसने पूछा कि विक्कीर कहाँ है। पिग्गी कमरे की ओर मुड़ी और एक ईमानदार भाव के साथ उसे एहसास हुआ कि वह विक्कीर की तलाश में आई थी। पिग्गी ने बताया कि उसे नहीं पता कि विक्कीर अब कहाँ है, क्योंकि वह हमेशा रात में भटकता रहता है। यह सुनकर डोलोरेस का ध्यान किसी चीज पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं। पिग्गी ने उसके सिर को छूना शुरू किया, अपनी आंखें बंद कीं और घबराहट भरे भाव से स्वीकार किया कि कमरा खाली था, निचला हिस्सा विक्कीर का था। लेकिन वह वहां ज्यादा सामान नहीं रख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी समय वहां से निकल सकता था। डोलोरेस की आंखें जिज्ञासा से चमकने लगीं। पिग्गी ने अपना सिर घुमाया और एक ईमानदार भाव से स्वीकार किया कि विक्कीर के पास कुछ है और एक रूममेट के रूप में उसे चिंता थी कि वह चला जाएगा। एक बार जब पिग्गी ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। डोलोरेस कमरे से बाहर चली गई। उसने अपनी पीठ उससे मोड़ी और चलने लगी। पिग्गी ने उसके सिर को छूना शुरू किया और उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, जबकि सूरज की रोशनी दालान को रोशन कर रही थी। डोलोरेस दूर जाने लगी और वह सोच में पड़ गई कि क्या विक्कीर ही नाइटब्लड हाउंड है। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।